नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज इससे पहले कि कहानी की शुरुआत करूं, कोई क्राइम की स्टोरी आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं। मैं आने वाले कुछ दिनों में बमुश्किल हफ्ते भर के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूं और इन दिनों के लिए कुछ स्टोरीज़ मैं रिकॉर्ड करके जाने के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा हूं। अगर रिसर्च करके रूटीन की स्टोरीज़ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैं रिकॉर्ड कर पाया तो फिर आप लोगों के साथ मेरा जो ये साथ है वो कंटिन्यूअस बना रहेगा। इन केस अगर एक आध दिन स्किप हो गया, अगर छूट गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे, ये गुजारिश आप सबसे मैं करना चाहता हूँ। तो आइए चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये घटना ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश की। और ग्वालियर में एक पुलिस स्टेशन है हजीरा। हजीरा पुलिस स्टेशन में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है गदाईपुरा। 31 दिसंबर यानी शनिवार की रात को इसी गदाईपुरा इलाके से हजीरा पुलिस स्टेशन में एक शख्स फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला आदमी बहुत घबराया हुआ है। वो कहता है कि साहब जल्दी से हमारे घर चले आइए, हमने किराए पर जो मकान दे रखा था तो जो हमारी किराएदार थी महिला, उसका कत्ल हो चुका है, उसकी लाश उसके घर में पड़ी हुई है और दरवाज़ा खुला हुआ है। ये बात सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। एक तो 31 दिसंबर की रात, जिस रोज़ सारे लोग तकरीबन सेलिब्रेशन में मशगूल होते हैं, वैसी रात इतनी बड़ी वारदात, कत्ल की वारदात, ये सुनकर पुलिस वाले ऑब्वियसली वो भी तनाव में आ गए। लेकिन हजीरा पुलिस स्टेशन की टीम और साथ में जो लोकल पुलिस कंट्रोल रूम की टीम है वो मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद जैसी कि शिकायत थी वो बात बिल्कुल सही पाई जाती है। पुलिस देखती है कि एक मकान का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती है कि मकान में खून बिखरा पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, और बिस्तर के ठीक नीचे एक कंबल में लिपटी एक महिला की लाश पड़ी हुई है और कंबल पर भी बहुत सारा खून है। तो ये जो सारा मंजर था, दरवाजे का खुला होना, अंदर कंबल में लाश लिपटा हुआ पड़ा होना, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मामला कत्ल का है। और जब पुलिस ने जाकर बहुत करीब से उस लाश को देखा तो पुलिस को यह भी समझ में आया कि उस डेड बॉडी पर स्टैब इंजरी है, यानी चाकू मारे जाने के निशान हैं। तो ये क्लियर कट कत्ल का मामला था। पुलिस अब मकान मालिक से पूछताछ शुरू करती है और पूछती है कि भाई ये महिला कौन है और तुम्हारे पास कब से रहती थी, घर में और कौन कौन है। तो मकान मालिक ये बताता है कि महिला का नाम ममता कुशवाहा था और महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ यहाँ रहती थी और कोई भी लोग इसके परिवार में नहीं हैं, कम से कम यहाँ तो नहीं रहते हैं, तो वो और लोगों के बारे में नहीं जानता है। और पिछले कई महीनों से ये महिला अपनी बेटी के साथ उसी के मकान में किराए पर रहती थी और महिला का कभी किसी के साथ कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट वगैरह ऐसी भी कोई बात नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जब उस मकान मालिक से पूछा कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो महिला का तो चलो कत्ल हो गया, लेकिन बेटी कहाँ है। तो मकान मालिक ने कहा कि मुझे नहीं पता बेटी कहाँ है, मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही है। तो ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस को थोड़ा खटका लगा। मकान मालिक ने बताया कि बेटी की उम्र तकरीबन 17 साल है, तो पुलिस को ये भी समझ में आ गया कि बेटी जो है वो एडल्ट होने की दहलीज़ पर है, मतलब और 1 साल बाद वो बालिग हो जाएगी। तो ये वो उम्र होती है जिस उम्र में इंसान जो है बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में रहता है। कहने का मतलब ये कि वो कई बार ऐसे फैसले करता है जैसे फैसले उसे नहीं करने चाहिए और उस ब्रेन वाइज इंसान इतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन कई बार उसे लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है। ये उम्र ही ऐसी होती है जिस उम्र में बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी होता है। तो पुलिस के दिमाग में भी एक पल के लिए वो सारे ख्यालात आए और पुलिस ने बेटी के बारे में पता करना शुरू किया, लेकिन बेटी का कोई पता जो है मकान मालिक नहीं बता पा रहा था। फाइनली पुलिस जो है उसने डेड बॉडी को बरामद किया, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और बेटी का जो मोबाइल फ़ोन नंबर था उस मोबाइल फ़ोन नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया। सर्विलांस पर लगाने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ये देखा कि बेटी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर है। आमतौर पर इस तरह के अपराध के बाद अगर कोई रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई देता है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़कर कहीं फरार होने की तैयारी में है।
तो इसीलिए पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाई, बहुत तेज़ी दिखाई, और पुलिस की टीम जो है फ़ौरन ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंची, इससे पहले कि बेटी जो है वहां से फरार हो पाती। और फाइनली पुलिस ने उसे मोबाइल नंबर के ज़रिए ही जो है रेलवे स्टेशन पर इंटरसेप्ट कर लिया और बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया। बेटी के साथ यहाँ एक और लड़का भी मौजूद था, जिस लड़के की पहचान जो है सोनू के रूप में हुई, और सोनू की उम्र तकरीबन 24 साल की है। तो बेटी और उसके साथी सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेटी तो नाबालिग थी, इसीलिए उसे ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया गया, उसे पुलिस ने पकड़ा ज़रूर, लेकिन अरेस्ट जो उसका बालिग दोस्त था उसे पुलिस ने किया। और फिर इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इन दोनों ने शुरुआती पूछताछ में महिला का कत्ल करने की बात कबूल कर ली, यानी बेटी ने माना कि हाँ, उसी ने अपने दोस्त या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महिला का कत्ल किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन कत्ल को लेकर इस बेटी ने जो कहानी पुलिस वालों को सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि कोई बेटी इस एक्सटेंट तक भी जा सकती है, इस हद तक भी जा सकती है। बेटी ने पुलिस को ये बताया कि वो तब 13 साल की थी जब उसकी सोनू नाम के इस लड़के से मुलाकात हुई, और अब वो 17 साल की है। तो इतने सालों तक उसकी सोनू से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे और दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उसकी माँ यानी जो ममता कुशवाहा थी, वो इस शादी के आड़े आ रही थी, और उन्होंने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, उनका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन माँ जो है इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी सोनू के साथ शादी करे। तो फाइनली 30 तारीख की ये घटना है, 30 दिसंबर की। 30 दिसंबर की रात को बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड सोनू को अपने घर बुलाया, और फिर दोनों ने मिलकर पहले जो ममता कुशवाहा है उससे आमने सामने बैठकर बातचीत की। लड़की ने साफ साफ कहा कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ और सोनू के साथ ही रहना चाहती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, माँ प्लीज़ आप मान जाओ। लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और इसी बात पर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक माँ, बेटी और बेटी के बॉयफ्रेंड, इन 3 लोगों के बीच लड़ाई होती रही। और ये नोक-झोंक कहा सुनी ये काफ़ी देर तक चली, और 10 बजे रात को अल्टीमेटली सोनू थक हार कर वहाँ से चला गया। लेकिन 30 दिसंबर की रात जो है, इसके बाद और कुछ ऐसा भयानक होना था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो ये हुआ कि रात तकरीबन 11 बजे इसी लड़की के बुलाने पर उसका बॉयफ्रेंड सोनू फिर से उनके घर आया, और इस बार दोनों ने ये तय किया, जो कहानी बेटी ने बताई है मैं उसके हवाले से ये बात आपको बता रहा हूँ। इस बार दोनों ने ये तय किया कि वो अपनी माँ को, यानी लड़की अपनी माँ को डराएगी, बुरी तरह से धमकाएगी, और ये कोशिश करेगी कि डरा धमका कर ही सही उनकी रजामंदी ले ले। लेकिन उसकी माँ इसके लिए भी तैयार नहीं हुई, और 11 बजे फाइनली बेटी ने अपनी सोई हालत में माँ के ऊपर जो है वो बेटी चढ़कर बैठ गई और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगी। काफ़ी देर तक गला दबाने के बाद जब माँ का जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ गया, हाथ पैर ढीले पड़ गए, और उन्होंने जब नब्ज़ चेक की तो देखा कि नब्ज़ भी गायब हो चुकी है, तो उनको फिर ये बात समझ में आ गई कि अब शायद लड़की की माँ जो है वो ज़िंदा नहीं बची है, ममता कुशवाहा ज़िंदा नहीं बची है। लेकिन लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की सनक देखिए और उनकी बर्बरता देखिए कि उनको जब लगा कि उनकी माँ की मौत हो गई है, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद हमारी माँ कहीं अगर वापस होश में आ गई या वाकई उनकी मौत नहीं हुई, तब तो फिर उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फिर दोनों ने ये तय किया कि अब वो इंश्योर करेंगे कि महिला की मौत हो जाए, यानी लड़की की माँ की मौत हो जाए। उसके बाद बॉयफ्रेंड ने जो उनके घर में ही किचन नाइफ था, उस किचन नाइफ से इस महिला पर बर्बरतापूर्ण तरीके से एक के बाद एक कई वार किए, और जब बहुत देर तक चाकू मारने के बाद वो बिल्कुल थक गया, तो फिर दोनों ने मिलकर उस महिला की लाश को कंबल में लपेटा और बिस्तर के नीचे ज़मीन पर, फर्श पर डालकर घर में ताला लगाकर वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। लेकिन फरार होते हुए भी जो है सुबह हो गई। रात में तकरीबन 12 बजे इन्होंने 11 बजे से ये दोबारा आए थे, आने के बाद 11 से 12 के बीच में इन्होंने कत्ल किया, और 12 से लेकर तकरीबन सुबह 4 बजे तक ये लोग उसी लाश के पास ही बैठे रहे
उसी माँ की लाश के पास बैठकर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती रही और इसके बाद सुबह होने पर लड़की ने घर में ताला लगाया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। अभी तक किसी को उस महिला के कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़की फिर से शाम को घर में वापस आई और घर में वापस आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये प्लानिंग की थी कि अब वो यहाँ से दिल्ली भाग जाएंगे और दिल्ली भागने से पहले उसने ये सोचा कि वो कुछ कपड़े वगैरह अपने ज़रूरी सामान ले लेगी और घर आने के बाद उसने ताला खोला, कपड़े और दूसरे ज़रूरी सामान जो भी उसके पास थे उसने अपने बैग में भरा और इस बार उसने लाश को यूं ही छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि घर में ताला नहीं लगाया और घर का दरवाज़ा जस्ट अंदर मतलब बाहर से खींच करके, भिड़का करके जिसे कहते हैं, वो वहाँ से फरार हो गई। लेकिन वो तो चली गई, लेकिन इसके बाद मकान मालिक जब नीचे आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा जो है वो पार्शियली खुला हुआ है और अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। उसने ममता कुशवाहा को आवाज़ भी दी लेकिन अंदर से जब कोई जवाब नहीं आया तो मकान मालिक को शक हुआ, क्योंकि न तो बेटी दिखाई दे रही थी न माँ दिखाई दे रही थी। तो फिर मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गया और अंदर जाकर उसने देखा कि ममता की लाश पड़ी है और मामला कत्ल का लग रहा है। उसके बाद उसने पुलिस को खबर दी। तो इस तरह से एक ओपन एंड शट केस पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर सुलझा तो लिया, लेकिन इस कहानी का जो सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। और वो बात ये है कि ये जो सोनू नाम का लड़का है, इस सोनू नाम के लड़के ने अब से कुछ साल पहले इस बच्ची के साथ, इस नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, उसे अगवा कर लिया था और उसके साथ ज्यादती की थी। और तब ममता कुशवाहा ने न सिर्फ सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी बल्कि सोनू को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवाया था। सोनू इसी पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब अब से एक हफ्ते पहले की। तो सोनू पिछले ही साल दिसंबर के महीने में जेल से बाहर आया था और जेल से बाहर आने के बाद आप विडंबना देखिए कि जिस लड़के पर लड़की के रेप का इल्ज़ाम था उसी लड़की ने अपने रेपिस्ट के साथ मिलकर अपनी मां के कत्ल की साजिश रची और उसका कत्ल कर दिया। हालांकि लड़की ये ज़रूर पुलिस को बता रही है कि उसका इरादा सिर्फ मां को डराने का था और वो मां का कत्ल नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट है उस पर गौर करने से ये बात समझ में आती है कि ये लड़की के झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ डराना ही इरादा होता तो डराने के लिए कोई सोई हालत में मां के ऊपर चढ़कर बैठ जाए और दोनों हाथों से उसका गला तब तक दबाता रहे जब तक कि उसका जिस्म ढीला न पड़ जाए, उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। इसे डराना नहीं कहते हैं। तो अगर लड़की ये जो दलील दे रही है कि वो अपनी माँ को डराना चाहती थी और डराने के चक्कर में कत्ल हो गया और जब माँ का गला घोंटने से उसकी जान चली गई तो फिर अपने बचाव के लिए उसने माँ को चाकू मारे उसके बॉयफ्रेंड ने, ये सारी कहानियाँ मेरे हिसाब से एक झूठी दलील है जो वो लड़की अब कानून के शिकंजे से बचने के लिए दे रही है। ऐसे तो 17 साल की उम्र जो है वो नाबालिग वाली उम्र होती है। मतलब इस एज ग्रुप के लोग जब किसी अपराध में शामिल होते हैं तो कत्ल जैसे संगीन मामले में भी आमतौर पर 3 साल का ही कारावास होता है और वो भी कारावास नहीं, उसे करेक्शन होम में भेजा जाता है, यानी रिमांड होम में भेजा जाता है। लेकिन कानून में हाल के कुछ सालों में जो तब्दीलियां हुई हैं उसमें क्राइम की सीवियरिटी और क्राइम की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के जो बॉर्डर लाइन एज के क्रिमिनल हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये तय कर सकता है कि इस 17 साल के उम्र के लड़के या लड़की को क्या बालिग के तौर पर कंसीडर करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं। इसके लिए अदालत की रजामंदी लेनी होती है और अगर अदालत की रजामंदी मिल जाए तो फिर उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाता है और जब मुकदमा बालिग की तरह ट्रीट करके चलाया जाता है तो फिर उसे उन संगीन धाराओं में उतनी ही सज़ा मिलती है जितनी सज़ा किसी बालिग अपराधी को मिलती है। कहने का मतलब ये कि अगर कल को इस 17 साल की लड़की को जिसने अपनी माँ का कत्ल किया, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अदालत ये तय करती है कि इस लड़की को एडल्ट के तौर पर ट्रीट करके इस पर मुकदमा चलाया जाएगा तो इस लड़की को आजीवन कारावास से लेकर अपनी मां के कत्ल के जुर्म में फांसी तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अब ये आने वाले वक्त में ये पता चलेगा, देखने वाली बात होगी कि इस लड़की को एडल्ट के तौर पर कोर्ट ने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ट्रीट किया है या नहीं किया है, या फिर उसे नाबालिग होने का लाभ दिया गया और उसे
महज 3 साल की ही सज़ा हुई या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट है वो ये है कि एक लड़की जिसके साथ एक लड़के ने रेप किया, वो लड़की उसी रेपिस्ट के प्यार में पागल होकर उसने अपनी माँ की हत्या कर दी, जिस माँ ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसकी परवरिश की और उसका इतना ख्याल रखा। ये दर्दनाक कहानी थी जो मुझे लगा कि आप सबको सुनाऊं। केस तो ओपन एंड शट था, कोई इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाली बात नहीं थी, लेकिन कत्ल जिस तरीके से किया गया वो यकीनन बहुत विचलित करने वाला और बहुत दुखदाई था। आइए, अब मैंने जो आपको प्रीवियस स्टोरी सुनाई थी, पिछली वाली स्टोरी सुनाई थी, उसमें कुछ जो कमेंट्स हैं और आप जैसे कुछ अच्छे और प्यारे दर्शकों ने जो अपनी बात रखी है उसके बारे में मैं आप लोगों को अपने पुराने वीडियो से कुछ कमेंट्स सुनाता हूँ। बाबा एकेडमिक के नाम से एक कमेंट है, उन्होंने लिखा है, आई एम किरण नेहरा, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू वेरी मच किरण जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। साउथिया कृष के नाम से एक आईडी है, ये इनका नाम सूर्य नारायण है, ये दिल्ली से हैं, सूर्य नारायणन है, दिल्ली से हैं, और इन्होंने नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर कहा है। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अरमान महल, इन्होंने लिखा है कि बच्ची को मॉम नहीं मिलेगी उसका तो सोच लेता, कहने के बाद उसके बाद इन्होंने एक जिसे कहते हैं अपशब्द भी लिखा है, तो खैर वो अपशब्द तो मैं नहीं दोहराऊंगा। असल में पिछली जो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कैसे झारखंड रांची के एक यूट्यूबर की हत्या उसके पति ने रांची से कोलकाता के रास्ते पर कर दी थी, और ये बताने की कोशिश की थी कि हत्या जो है कुछ गुमनाम लुटेरों ने की है। लेकिन सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये समझ गए थे कि ये कत्ल जो है उसके पति नहीं किया है, गुमनाम कातिलों ने नहीं किया। तो फिर यूट्यूबर के कातिल पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी कहानी पर यह कमेंट इन्होंने किया और कहा है कि उस पति को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अगर वो अपनी पत्नी की जान ले लेगा तो उनकी जो 2.5 साल की छोटी सी बेटी है उसके सिर से उसकी माँ का साया छिन जाएगा। कम से कम उस पति को अपनी बेटी के बारे में इतना तो ज़रूर सोचना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फेकांजलि के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने ये लिखा है कि आज की तारीख में बहुत सारी महिलाएं जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और कॉम्पिटेंट हैं। ऐसे में बहुत सारे पुरुष जो उनके पार्टनर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो उनका सक्सेस अपने लाइफ पार्टनर का भी वो भी टॉलरेट नहीं कर पाते और कई बार इस तरह की वजहों से भी कत्ल की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन हर केस स्टडी जैसा कि आप जानते हैं अपने आप में अलग है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी या बहन या किसी के भी कामयाबी पर जो है वो जलता होगा या परेशान होता होगा। लेकिन हाँ, कुछ इस तरह के सिरफिरे या नासमझ लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। BS6 बाइक रिपेयरिंग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है कि क्या सर ये आदमी लोगों से मिलने की बजाय अपनी वाइफ को डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जा सकता था? इस केस में भी पुलिस को इतना वक्त लगा। देखिए, डायरेक्ट हॉस्पिटल तो तब ले जाता जब वो उसी लोकेलिटी का रहने वाला होता। वो एक प्रदेश का आदमी था, मतलब वो झारखंड का रहने वाला था और कोलकाता हावड़ा की गलियों से वो वाकिफ़ हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उसकी ये बात तो समझ में आती है कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसने लोगों से रास्ता पूछा और उसके बारे में पता करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस केस को सॉल्व करने में भी पुलिस को इतना वक्त लग गया। देखिए, पुलिस को हो सकता है कि एट वेरी फर्स्ट साइट, पहली नज़र में देखने के बाद ही ये लग गया हो कि हाँ इसका पति ही इस महिला का कातिल है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस को लग जाए तो पुलिस जब तक डबल श्योर नहीं होगी, पूरी तरह कंफर्म नहीं होगी, तब तक वो किसी को अरेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचती है। क्योंकि कत्ल के इल्ज़ाम में पति को पकड़ लिया और उसके बाद पता चला कहानी बदल गई, किलर्स कोई और थे, वो पकड़े गए, तब क्या होता? तो इसीलिए पुलिस ने थोड़ा फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने का इंतज़ार किया, पति की गलतियों को समझने जानने का इंतज़ार किया, सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरे सीन को वेरीफाई करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस को बेशक शक पहली ही नज़र में हो जाए, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने में थोड़ा तो वक्त लेती है और वो वक्त पुलिस को लेना भी चाहिए। श्रद्धा और आफ्ताब वाले मामले में आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब आफ्ताब ये कबूल कर रहा है अपने ही मुंह से कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए हैं, तो फिर इतना क्या वक्त लग रहा है पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करने में और अदालत को उसे सज़ा देने में? और साथ ही वो सवाल हम पर भी करते हैं ऐसे बहुत सारे दर्शक कि भाई बार बार यही बात कहने की क्या ज़रूरत है, आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं जबकि वो तो खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन देखिए, इसमें एक कानूनी पेंच है। पेंच ये है कि कोई भी गुनहगार या कोई भी आरोपी
अगर पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करता है तो वो अदालत में एडमिसिबल यानी मान्य नहीं होता। वो अदालत में मान्य तभी होता है जब उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि फिर पुलिस पकड़ने के फ़ौरन बाद जब पुलिस के सामने कोई जुर्म कबूलता है तो पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर उसका जुर्म क्यों नहीं कबूलवाती है। तो ये हो सकता है कि पुलिस के सामने जिसने जुर्म कबूला उसको अगर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर जुर्म कबूलाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो वहाँ पर मुकर जाए, और अगर वो वहाँ पर मुकर जाता है तो फिर पुलिस का केस कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए सिर्फ ये कह देने भर से कि हाँ किसी क्रिमिनल ने अपना जुर्म कबूल लिया उसे सज़ा दे दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सबूतों की कसौटी पर किसी भी मुकदमे या केस को कसा जाता है, उसके बाद ही उसे सज़ा दी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को डिफाई नहीं कर सकते, उससे बच कर नहीं निकल सकते। विनय धीमान जी हैं, उनका भी कमेंट आया है। अनूप विर्क जी हैं, इन्होंने कहा है कि पंजाब की कोई कहानी सुनाओ। हितेश पाड के नाम से एक कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ में जादू है। और शम साहब का ईमेल पता हो तो बताएं। शम साहब का ईमेल पता वही है दोस्त, crimetक@aajtak.com। तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। सिर्फ शम सर नहीं, सारे क्राइम टीम को जो है क्राइम तक के टीम मेंबर्स को ये ईमेल एक्सेस होता है, मिल जाता है। सूर्यजीत जी का भी कमेंट आया है, बहुत स्वागत है सूर्यजीत आपका। परमिंदर मान, इन्होंने भी कमेंट किया है। प्रकाश पुरोहित जी, विनय नासवाले जी हैं, और इमरानियन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। और गुलाम रब्बानी साहब हैं, फार्मा कल्चर फार्मिंग नहीं पर्माकल्चर फार्मिंग के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया। इन्होंने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू वेरी मच। पुनियानियामत, एनीवे मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नाम अलग से अगर लिख देते हैं आईडी के अलावा तो मेरे लिए पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आईडी एक साथ एंटेंगल्ड होती है तो उससे लेटर रिट्रीव करना मुश्किल होता है। बालक राम पंचम साहब का भी कमेंट आया है। मुक्तादिर हुसैन, आसिफ खान साहब और तनुमान, इन्होंने भी कमेंट किया है। और इसके अलावा अभिजीत भौमिके हैं, इनका कमेंट आया है। रीना शर्मा जी हैं, मिस्टर गुरुंग हैं, होम बहादुर गुरुंग और बबीता शर्मा जी। इसके अलावा संगीता साहू, संधु गुरप्रीत, सिमी वालिया, माधव वाघ, मरियम मोहम्मद, अर्चना रोकड़े, तेजालमा, शुभा सिन्हा और उमा शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। आप सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं। आकांक्षा सूर्यवंशी ने भी कमेंट किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। आज जब आप लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं तो कल तो रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। आज 2 तारीख है, मैं 2 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और चूँकि साल का बेशक दूसरा दिन है, लेकिन आज देखा जाए तो ऑफिशियली मैं आप सबसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस साल। तो इसीलिए आज एक बार फिर से आप सारे लोगों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जल्द हाजिर होऊंगा किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।